नमस्कार मित्रों, आज का ये मैरिज युग का चौथा वीडियो है। ये हमारा इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो होगा। अब इसमें कैसे सुखी विवाहित जीवन को देखते हैं। तो पुरुषों के लिए सुखी विवाह जीवन देखने के लिए सप्तम सप्तमेश एवं कारक समभाव में होने चाहिए, सम राशि में होने चाहिए। सम राशि जो होती है स्त्रियोचित राशि होती है, शुभ राशि होती है। दूसरा देखते हैं कि लग्न और चंद्रमा से पंचम और सप्तम भाव शुभ होना चाहिए। लग्न से पंचम भाव, चंद्रमा से सप्तम भाव, उसमें शुभ ग्रह होने चाहिए। लग्नेश का पंचमेश, नवें, 11वें, सप्तम भाव में होना चाहिए और शुभ स्थिति में होना चाहिए। लग्न से सप्तम स्थान में अगर नवमेश हो तो भी सुखी विवाहित जीवन होता है। द्वितीयेश, द्वादशेश, सप्तमेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और शुभ भाव में हो तो लड़कों के लिए ये सुखी विवाहित जीवन होता है। इसी के विपरीत लड़कियों के लिए सिर्फ गुरु का ही फर्क होता है। गुरु पाप मध्य में ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो और बाकी की स्थितियां वही होती हैं। अब आपको विवाह का योग बताते हैं। सप्तमेश पंचम में हो या पंचमेश सप्तम में हो। लग्न पंचम, सप्तम, एकादश भाव अच्छे हों। चंद्रमा, शुक्र, गुरु ये अच्छे होने चाहिए। मंगल भी अच्छा होना चाहिए। आजकल के जगह पे लोग गुरु की जगह पे बुध को देखने लगे हैं, क्योंकि आजकल लोग जो हैं भाग्य से शादी नहीं मानते हैं। आजकल तो अपने बुद्धि विवेक से शादी का निर्णय करते हैं। लड़की भी अपने बुद्धि विवेक लगाती है, लड़का भी अपना बुद्धि विवेक लगाता है। लड़का कैसा होगा, उसके साथ घूमना है, फिरना, उसके बारे में जानना है। तो इसके साथ गुरु के साथ बुद्ध को भी देखना आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बुद्ध जो होता है उसकी बुद्धि होती है। बुद्धि है, वो दोनों की बुद्धियों को परखते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। इसलिए गुरु के साथ बुद्ध का होना बड़ा ज़रूरी है। और गुरु भी अच्छा हो, बुद्ध भी अच्छा हो तो शादी ठीक ठाक चलती है। अब देखते हैं कि बीमार जीवन साथी कैसे होगा। जब कुंडली मिलाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में है, सप्तमेश के साथ है, सप्तमेश पे युति है, सप्तमेश की आपस में दृष्टि हो तो बीमार जीवन साथी मिलता है। सप्तमेश और केतु अगर लग्न में हो तो बीमार जीवन साथी मिलता है। बुध और केतु लग्न में हो तो बीमार जीवन साथी होता है। कमजोर, पीड़ित शुक्र अगर सप्तम में हो तो भी बीमार जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। शुक्र और चंद्रमा राहु और शनि के प्रभाव में हो तो भी पत्नी बीमार मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। शुक्र शनि और राहु के मध्य में हो तो भी बीमार जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। सप्तमेश 8वें भाव में हो और अशुभ प्रभाव में हो तो भी बीमार जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। नपुंसकता योग कैसे देखते हैं। शनि और शुक्र दशम और अष्टम भाव में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो नपुंसक योग बनता है। शनि 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में हो और पाप कर्तरी में हो, पाप मध्य में हो तो भी नपुंसकता का योग बनता है। शुक्र शनि से 6 या 8वें हो तो भी नपुंसकता का योग बनता है। शनि और शुक्र आमने सामने हो तो भी नपुंसक योग बनता है। लग्न शुक्र और चंद्रमा विषम नमांश में हो तो भी नपुंसक योग बनता है। सप्तमेश और शुक्र 6ठे भाव में हो तो भी नपुंसक योग बनता है। मंगल सम राशि में हो और लग्न विषम राशि में हो तो भी नपुंसक योग बनता है। चंद्रमा सम राशि, बुध विषम राशि में हो तो भी नपुंसक का योग बनता है। सूर्य राहु शुक्र की युति हो और उसके ऊपर बुध का प्रभाव हो तो भी नपुंसक योग बनता है। अब आती है बात कि कुंडली को कैसे मिलाते हैं। पहले तो अष्टगुण मिलाया जाता है, अष्टकूट गुण मिलाया जाता है, जिसमें कि 36 गुण होते हैं। पहले माना जाता था कि 18 गुण हो तो शादी करने के योग्य है, लेकिन आजकल अगर 12 गुण भी मिल जाए, उसमें भकूट मिल जाए या ग्रह मैत्री मिल जाए तो ये गुण इतने अच्छे हो जाते हैं कि ये अष्टकूट मिलान बहुत अच्छा बन जाता है। पुरुष जातक की पत्रिका में शुक्र की स्थिति, स्त्री जातक की पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लग्न से 6, 8, 12, सप्तम से 6, 8, 12 भाव को बहुत डीपली देखना चाहिए कि इसमें कितनी अशुभता है और कितनी शुभता है। लग्न और चंद्रमा हमारे व्यवहार के बारे में बताते हैं
इसको भी बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। शुक्र और गुरु से चतुर्थ, अष्टम, सप्तम, द्वादश भाव में अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। लड़की की पत्रिका में अगर शुक्र पीड़ित है तो उसको शादी करनी चाहिए। लड़के की पत्रिका में अगर गुरु पीड़ित है तो उसको शादी करनी चाहिए। लेकिन गुरु जो है लड़की की पत्रिका में अच्छा हो और शुक्र लड़के की पत्रिका में अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों की पत्रिकाओं में शुक्र और गुरु पीड़ित हैं तो ये विवाह तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आगे हम आते हैं इसकी दशाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले जन्मकालीन दशा देखते हैं कि जन्म के समय क्या दशा थी। जन्म के समय अगर शुभ ग्रहों की दशा थी, शुभ भावों की दशा थी तो जीवन अच्छा चलेगा। बाकी अगर ये सारे ग्रह बहुत अच्छे ना हों तब भी। लेकिन अगर जन्मकालीन दशा अच्छी नहीं थी तो हमें आगे की सारी दशाएं देखनी पड़ेंगी। क्या आगे की आने वाली दशाएं दोनों के जीवन साथी के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। अगर आने वाली दशाएं सारी एक दूसरे के अनुकूल हैं तो गुण 12 मिलें, भाकूट मिल जाए या ग्रह मैत्री मिल जाए, कुंडली में जितने मैंने दोष बताए हैं उसमें से 60 से 70% भी दोष अगर हों तो भी अगर आने वाली दशाएं अच्छी हैं तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो इन सारी चीज़ों का विवेचना करके, पूरा विश्लेषण करके, एनालिसिस करके तब हम कहते हैं कि ये शादी करने के योग्य है और ये शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए कुंडली का मिलान कराना बड़ा ज़रूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, अष्टकूट मिलान मिला लेते हैं। 36 में से तो जी 24 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए और शादी तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये कुंडली का मिलान जो है वो कोई करवाता नहीं है। ये कुंडली का मिलान अगर करवाते हैं और इसमें ज़्यादा शुभता आती है, दशाएँ ठीक होती हैं, जन्मकालीन दशाएँ ठीक होती हैं तो जीवन साथी चुन लेना चाहिए, वो शादी कर लेना चाहिए। उस शादी करने के बाद मैरिज लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होगा, संतान भी होगा, धन भी होगा, सुख भी होगा, परिवार भी होगा, रिलेशनशिप भी होगा, हर तरफ से संबंध अच्छे होंगे और जीवन सुख में होगा। धन्यवाद। आज हमारा मैरिज सीरीज का ये चौथा वीडियो है और ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों का धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।